हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम अगस्त 2023 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जनवरी 2024 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम 2023 में सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2023 का ही पेपर है क्योंकि 2023 में भी पेपर आपका ऑफलाइन ही हुआ था और 2024 में भी ऑफलाइन ही हुआ था। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोबारा अगर आप सीटेट दे रहे होंगे तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हो तो सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने 5 सेट भी लगाए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आपको अगर छठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इसमें जो 10-11 पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखे होते हैं ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, फिर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। ये सारी बातें जो लिखी होती हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम वीडियो के लास्ट में आपको दोबारा से बता देंगे। फिलहाल हम सीडीपी का पेपर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ये सीडीपी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए सीडीपी क्या है कि अब ये नहीं पूछना पेपर 1 वालों का है पेपर 2। देखिए सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये दोनों सेम होती है। ठीक है, एकदम से अलग नहीं है कोई भी सिलेबस। तो अगर आप सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, अगर आपको दोनों पेपर आप सॉल्व करना, आपको चाहिए कि पेपर 1 का पेपर 2 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये रिजल्ट आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम आपको 5 साल का तो 5 साल का करवा देंगे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अच्छे तरीके से सॉल्व करवा देंगे। बस आपका काम है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहली बार आए हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन सीडीपी का देखेंगे क्या पूछा गया है और साथ में समझते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसमें है, ऐसा कौन सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जो समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, मतलब क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो देखिए जिसमें बच्चा सोचेगा ज़्यादा है ना, ऐसा कोई विकल्प होगा जिसमें बच्चा ज़्यादा सोच पाएगा। तो जिसमें ज़्यादा सोचेगा वो क्रिएटिव सोच पाएगा ना, उसमें रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। और जिसका आंसर जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर तो आप ऑप्शन में टिक कर दोगे, लेकिन जो लिखना होता है आपको अपने विचारों में जो लिखना होता है वहाँ आपको क्या होता है, वहाँ आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा ज़्यादा सोचेगा। देखिए पहला ऑप्शन है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए जहाँ क्यों लगा होता है आपने, देखिए यहाँ ऐसे इधर साइड में आपको इंग्लिश में दिया होता है, इधर हिंदी में दिया होता है। अगर आपको हिंदी में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, पेपर टाइम में बहुत हेल्प करेगा आपको। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हिंदी में कोई, देखिए पेपर में कोई भी गलती होती है तो जो फाइनल आंसर मानते हैं ये लोग सीबीएसई, आपका वो इंग्लिश वाला ही फाइनल मानता है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश आप ज़रूर देख लें। तो देखिए इसमें देखिए वाई, जहाँ पे वाई, देखिए यहाँ पे वाई लगा हुआ कि क्यों, क्योंकि यहाँ रीज़न पूछ रहा है ना, तो यहाँ जो है इसके चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। फिर भी देखेंगे दूसरा क्या है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट एक लाइन में बता सकते हो कि मेरे यहाँ का पानी यहाँ से आता है, फलाना ढमकाना जहाँ से भी आता हो। तो इसका आप एक ही लाइन में आंसर दे दोगे तो यहाँ समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। थर्ड में कहा जा रहा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। इसका आंसर भी आप एक लाइन में दे दोगे, यहाँ बच्चा ज़्यादा सोच नहीं पाएगा। 4 ऑप्शन में कहा जा रहा है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसमें केवल आपको स्थिति बताना है, तो इसका आंसर भी आप एक लाइन में कर सकते हो। ये भी आपका, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोबारा से समालोचनात्मक चिंतन से क्वेश्चन पूछा गया। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण की क्या भूमिका होती है, जैसे प्रमाण क्या होता है, जैसे हमारा ये चैनल है एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल, यूट्यूब चैनल, प्रमाणिकता है ये ना।
अदर कहीं जाएंगे तो वो फेक हो सकता है, बट ये मेरा चैनल प्रमाणिक है ना, ऑथेंटिक है। तो इसमें देखिए क्या भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। भाई प्रमाण को, किसी भी प्रमाण को आप बिना विश्लेषण के ही स्वीकार कर लोगे, ये बात तो गलत है। अगर आपकी समझ अच्छी है तो सीडीपी का आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने कंटेंट पढ़ा हो, कंटेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। लेकिन अगर आपकी समझ, पेडागोजी क्या है, शिक्षण शास्त्र, इसमें आपको ये देखना है कि बच्चों को जो है वो सेंटर में रखना है, बच्चे के हित में सारी बातें होनी चाहिए। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं करेक्ट होगा जिसमें जो ऑप्शन में बच्चे को निष्क्रिय माना जाएगा वो ऑप्शन ज़्यादातर गलत ही होती है, क्या गलत ही होता है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है ऑप्शन में, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। भाई अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। भाई प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, इग्नोर किया जाना चाहिए, ये बात भी गलत हो जाएगी। व्यक्तिगत राय, आपकी व्यक्तिगत राय के पक्ष में जो प्रमाण की उपेक्षा, आप इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए ये आपका 4 भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपकी, इसमें क्या शामिल है। इसमें क्या होता है, कोई भी वंचित वर्ग से बच्चा आ रहा है ना, कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई तेज है, कोई गिफ्टेड है, चाहे जिस तरीके के बच्चा होता है, इसमें क्या होता है, सब हर तरीके के बच्चों को शामिल किया जाता है। यही आपकी क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या शामिल है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही मानक पाठ्यचर्या, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। भाई विद्यार्थियों को अलग नहीं करना, समावेशी शिक्षा में तो वैसे ही नहीं अलग किया जाता, हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है ना, तो उनकी योग्यताओं के आधार पर आप अलग कर देंगे, उनको पृथक्करण अलग कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे उनका, तो इसलिए सेकंड भी आपका गलत होगा। देखिए हम एक एक बातें आपको एक एक ऑप्शन समझा रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, तो इतना अच्छे तरीके से शायद भी आपको पेड कोर्सेज में मिलता होगा। ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, बाद में समझ में आएंगी। ठीक है, अभी समझ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा 1000 फीस दे के दोबारा सीटेट देना हो तो ना समझो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए। भाई यहाँ कहा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए केवल, जिस ऑप्शन में केवल लगा होता है वो ज़्यादातर गलत होता है। ठीक है, तो केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करोगे आप। फोर्थ में कहा जा रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में जो है वो लचीलापन होना चाहिए, है ना, ये बात आपकी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, यही है समावेशी शिक्षा में शामिल होना चाहिए, जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे लोग देख के घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए इस बार जो अभी जो देखिए अगस्त में पेपर हुआ वहाँ भी 4 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, और जो जनवरी का पेपर हमने आपको सॉल्व करवाया 2024 का, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन बने हुए हैं अजर्सन और रीजन से। ठीक है, अभिकथन और कारण से। तो ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन बहुत सारे लोग देखते हैं घबरा जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या होता है, ज़्यादातर जो पहली बार देते हैं उनको थोड़ा समझ में कम आता है। तो इसमें क्या होता है, जो अभिकथन दिया होता है इसको हमें पढ़ना होता है, देखना होता है कि ये बातें जो कही जा रही हैं वो सही है, उसके बाद हम देखते हैं कारण जो इसका दिया हुआ है वो सही है। अगर दोनों बातें सही है तो ये देखते हैं जो कारण इसका है ये अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, इसकी व्याख्या ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित देखिए फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन अदर्शन आपका दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो ये बात ठीक है, अगर आपने जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा तो देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले विचार जो है वो भाषा को निर्धारित करती है, लेकिन जो वाइगोत्स्की है ये आपके कहते हैं कि भाषा जो है विचार को निर्धारित करती है, क्योंकि वाइगोत्स्की भाषा पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में यही भिन्नता है।
वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित करती है, जबकि प्याजे कहते हैं विचार भाषा को निर्धारित करती है। तो ये भिन्नता है, बात तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसका जो कारण दिया है वो ठीक है कि नहीं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। खोज अधिगम आपने डिस्कवरी लर्निंग आपकी क्या होती है, इसमें शिक्षक अवसर प्रदान करता है छात्रों को, और जो छात्र होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ये बात भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अभिकथन भी हमारा ठीक है और रीजन भी हमारा ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है, अब हमें ये देखना है ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए बात तो दोनों ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ नंबर ऑप्शन, कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये आर ए की यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। 2 में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्योंकि इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों ठीक है। अगर इसमें से कोई भी गलत होती तो देखिए, कोई भी बात गलत होती तो हम ये कर देते, अगर ए सही होता तो ए सही है परंतु आर गलत है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। थर्ड में क्या है, ए और आर दोनों सही है तो दोनों बात सही है, लेकिन दोनों बात यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है। अगर ये थर्ड वाले ऑप्शन में लिख देता कि ए और आर दोनों सही है तो हम थर्ड वाले पे जा सकते थे, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसीलिए देखिए सेकंड, दोनों बातें सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन लॉन्ग इसीलिए दिए जाते हैं, आपको टाइम मैनेज करना होता है, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, अच्छी लगे तो भी अच्छी, ना अच्छी लगे तो भी अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो तभी आप सॉल्व कर पाओगे ना। आपके पास फोन है, टाइमर लगाइए, क्वेश्चन पेपर लिए। हमने क्वेश्चन पेपर भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है, आप पीडीएफ निकलवा सकते हो। आपके पास नहीं है पीडीएफ निकलवाइए, थोड़ा तो कोशिश मेहनत करिए ना। एक बार में पास कर लीजिए, वही चीजें आपको 2 बार में पास करनी पड़ेगी। होता यही है, एक एक नंबर से बहुत सारे लोगों का नंबर रुक जाता है ना। 89 नंबर आता है, रुक जाता है एक एक नंबर। हमारे साथ के लोग थे जब हम कर रहे थे तो एक एक नंबर से रुक जाता, तो बहुत तकलीफ होती है। एक नंबर थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो वो चीज़ें बाद में आपको सोचनी ना पड़े। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर का क्वेश्चन और 150 ही क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट लेना है। अब आपको चाहिए कि सीडीपी आप 20 मिनट 15 मिनट में ही सॉल्व कर लें। जो 10 मिनट आपका बच रहा है वो आप मैथ में लगा लो, क्योंकि आपको पैसेज भी सॉल्व करना होता है, हिंदी और इंग्लिश का। आपने जो भी लैंग्वेज लिया होता है दोनों में पैसेज होता है, तो पैसेज में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो सारा टाइम आपको बचाना होता है। अगर किसी सेक्शन को आप थोड़ा पहले कर लोगे तो वो टाइम आप अदर में लगा सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप एक बार पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप ये देखोगे कि हमें कितना टाइम लग रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से पता चलेंगी, है ना। टीचर बता सकता है, करना आपका काम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा गिफ्टेड। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है, जिसकी समझ जो है अग्रवर्ती, तेज होती है समझ, वो सीखने में सबसे आगे होता है ना। अन्य विद्यार्थियों से वो अलग होता है, जो आमतौर के बच्चे होते हैं और जो तेज होता है। क्लास में होते नहीं, आपने पढ़ाई की होगी तो देखिए कोई क्लास होता है मॉनिटर क्लास का बनता है, क्यों बनता है, वो थोड़ा तेज होता है। जो फर्स्ट सीट पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं ना, 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई टॉपर होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई एवरेज होता है। तो जो प्रतिभाशाली होता है वो टॉपर होता है, गिफ्टेड होता है, जो वो बात है ना, आपकी लैंग्वेज में हमने समझाया। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों में क्या भिन्नता होती है, ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है। समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, बिल्कुल समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है गिफ्टेड बच्चों में, तो फर्स्ट वाला तो ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है सीखने की तेज गति होती है, बिल्कुल जो मंद बुद्धि का बालक है वो थोड़ा धीमा सीखेगा, जो एवरेज का है हो सकता है वो थोड़ा धीमा सीखेगा, जो गिफ्टेड होता है वो एक बार बताएंगे उसको समझ में आ जाएगी, तो ये भी बात ठीक है। बी भी ठीक है। सी में कहा जा रहा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो गिफ्टेड वाला बच्चा दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। चौथा है कि शारीरिक विकास की तेज गति,
देखिए ये बात नहीं होती कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसका शारीरिक विकास जल्दी हो जाएगा और जो मंद बुद्धि का बालक है उसका शारीरिक विकास धीमा होगा, ये बात ठीक नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड है ये ठीक है। तो हम देखेंगे सही विकल्प का चयन करना है, कौन सी बातें सही है इसमें से, ए और बी। ए और बी देखिए फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता मतलब क्या है, जिसे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, है ना, श्रवण बाधिता है, तो उसके लिए कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। श्रवण, देखिए श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बात तो ठीक है, प्रभावित तो कर ही सकती है, बात ठीक है। देखिए क्या होता है, श्रवण बाधिता का बच्चा जब सुन ही नहीं पा रहा, वो संवाद डिबेट कैसे करेगा, दूसरों से बातचीत कैसे करेगा दूसरों से, जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ कर सकती है लिखा है, तो कर सकती तो है ही। सेकंड देखिए, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये तो डम बच्चों के लिए होता है ना। थर्ड में कहा जा रहा है, बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता को विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। देखिए जिसको सुनाई नहीं देता उसके कान के पास आप जाओगे, तेज आवाज में बोलोगे तो उसकी अक्षमता ठीक हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। फोर्थ में कहा जा रहा है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। ये बात भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये भी गलत होगा फर्स्ट आपका। जब बच्चा जो सुन ही नहीं सकता वो डिबेट कैसे करेगा, दूसरों से बातचीत कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसमें समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो समावेशन क्या होता है, समावेशन मतलब समझ रहे हो आप, इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा ना, इंक्लूसन। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान होती है, जबकि संशोधन मॉडिफिकेशन में वो भिन्न होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारी बातें आपके गलत होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हम बहुत स्लो चल रहे हैं समझाने में, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं होगा, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़े ना, संरचनावादी सिद्धांत एग्जाम में यही होता है, और ऑप्शन देके जो पॉजिटिव होगा वही करेक्ट लगा देंगे, तो ऐसा गलत हो जाता है। हमको ये नहीं वर्ड ध्यान देना होता है ना, बहुत बार ये छूट जाता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा आपको। पूछ निगेटिव रहा है, जो गलत होगा वही सही होगा। ज्ञान जो है व्यक्ति परक है, ये बात तो ठीक है। दूसरी क्या है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। देखिए बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार नहीं है। संरचनावादी सिद्धांतकारों का जो होता है, संरचनावादी जो होते हैं वो तो कहते हैं बाहरी रूप से प्रेरित होने होते हैं, वो तो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं ना। तो ये जो है बात गलत है, आपसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। फोर्थ, ज्ञान बाहुल्य और बहुविध है, ये बात भी ठीक है, आपसे पूछा गलत था इसलिए गलत वाला ही सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए वही बात यहाँ पे पूछी गई, आपसे पूछा गया कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। देखिए अभिप्रेरणा, आंतरिक मींस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो क्या होता है आपका, वो आप खुद व्यक्तिगत, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना, जिसका जो है वो मोटिवेशन जो है वो बाहरी ना हो, आंतरिक हो, खुद के अंदर हो, है ना। व्यक्तिगत आनंद के लिए इंसान कोई भी काम करे, खुद के आनंद के लिए कोई काम करे, उसका जो मोटिवेशन है वो बाहर ना हो। जैसे आपको ये पुरस्कार मिलेगा तो आप ये काम करिए, तो पुरस्कार के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये बाहरी
मोटिवेशन आपका हो जाता है, ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो इसमें देखेंगे जो चीज़ें आंतरिक इंसान व्यक्ति जो है वो खुद के लिए जो काम करेगा, आनंद के लिए जो करेगा, वो आंतरिक हो जाएगा। देखिए, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अब देखिए, आप शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा कर रहे हैं, मतलब इसका क्या है, मोटिवेशन, इसका अभिप्रेरणा कहाँ है, शिक्षक को है ना, बाहरी है ना, खुद के लिए तो नहीं कर रहा ना, तो इसलिए ये आंतरिक का नहीं, ये बाहरी का है, इसलिए फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तो ये बात ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत आनंद के लिए वो बचा रहा है ना, इसका कोई भी देखिए मोटिवेशन जो है अभिप्रेरणा इसका बाहर नहीं है, ये खुद के लिए व्यक्तिगत आनंद के लिए एक यंत्र बजा रहा है, इसलिए सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। आपको डेली डांट पड़ेगी तभी आप पढ़ाई करने बैठोगे, तो डांट से बचने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इसका मोटिवेशन क्या है, बाहर है, तो ये आपका नहीं होगा, ये इंट्रिंसिक नहीं है। फोर्थ में कहा जा रहा है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। अब देखिए, पुरस्कार के लिए आप, प्राइज के लिए आप जो है, पुरस्कार मनी के लिए जो है वो आप काम करेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जब आप खुद के इंटरेस्ट के लिए प्रतियोगिता में भाग लेंगे तब आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। लेकिन आप जब पुरस्कार राशि के लिए जो है भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में, तो ये आपका बाहरी है, तो बाहरी नहीं, आपसे आंतरिक पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोबारा से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके आए हैं, तो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको क्वेश्चन क्यों छोड़ना, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और टिक करिए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिताओं को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, बात एकदम ठीक है, शिक्षक को विद्यार्थियों में जो विशेष जाति समूहों से आते हैं, जैसे इस जाति का बच्चा खूब अच्छा कर सकता है, इस जाति का बच्चा अच्छा नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें जो है, इसके लिए, इसको तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि इस धर्म का ही बच्चा अच्छा कर सकता है, इस धर्म का बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। तो ये रूढ़िवादी जाति, जो रूढ़िवादिताएं हैं, इस पर कड़ी मेहनत शिक्षकों को करनी चाहिए। बात ये ठीक है, एकदम करेक्ट है। इसका रीजन क्या दे रखा है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। बात ये भी ठीक है ना, समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना तो है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा ना, तो मतलब ये इसकी सही व्याख्या भी नहीं कर रहा। तो हम ये ऑप्शन देखेंगे जिसमें लिखा होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है आर गलत है, तो आर गलत नहीं है, आर सही है। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अपने आप में तो सही बात कर रहा है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो फोर्थ इसीलिए सही नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इससे क्वेश्चन जनवरी 2024 में भी पूछा गया और 2023 में भी आया था। अब देखिए, एक ही साल में क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। देखिए, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है। महारत क्या होता है, किसी चीज़ में आप मास्टरी हासिल कर लो, कोई भी चीज़ हो उसमें आप मास्टर बन जाओ। आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आप मैथ के स्टूडेंट, आपका मैथ कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप वो सॉल्व कर लो, उसमें मास्टर बन जाओ, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना। और प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, दिखावा होता है, दिखावे के लिए कि टीचर के एक तरह का जो अभी आपने पढ़ा इंट्रिंसिक है ना, जो आंतरिक अभिप्रेरणा पढ़ा और बाह्य अभिप्रेरणा आपने पढ़ा, वही है। आंतरिक क्या होता है, ये आंतरिक महारत निपुणता में आ जाएगा, और बाहरी आपका क्या आ जाएगा, जो बाहरी अभिप्रेरणा होता है, ये प्रदर्शन लक्ष्य, दिखावे के लिए प्रदर्शन लक्ष्य आपका ये होता है। तो अच्छा क्या है आपका, मास्टरी। तो देखिए, अब आपने समझा कि मास्टरी क्या है और प्रदर्शन लक्ष्य क्या है, इसमें आपसे अंतर पूछा गया। अब देखिए ऑप्शन को पढ़िए, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी होता है। देखिए, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। देखिए, तो ये हमने आपको ये नहीं बताया अभी, महारत लक्ष्य विफलता से बचने के पर केंद्रित थोड़ी ना होता है, वो हमें ये थोड़ा ना डर है कि हम फेल हो जाएंगे, ये मास्टरी है, ये मास्टरी नहीं है, ये आपका प्रदर्शन लक्ष्य है। ठीक है, तो पहला आपका गलत होगा, फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ये बात गलत है।
सेकंड देखिए, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सेकंड वाला ही आपका करेक्ट होगा। उसके आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। वही हमने आपको बताया, जैसे आपका बाहरी मोटिवेशन होता है, देखिए बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होता है ना, क्योंकि ये प्रदर्शन लक्ष्य है। प्रदर्शन मीन्स दिखाने वाला लक्ष्य, तो ये बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होता है। और जो महारत होता है, किसी चीज में महारत, निपुणता हासिल करना, मास्टरी हासिल करना, ये आपका महारत होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे देखिए सेकंड में कहा जा रहा है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त या बाहरी पुरस्कार करने पर केंद्रित होता है। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखिए, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। ये बात गलत है, उल्टा दिया गया है। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, देखिए महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित किया जाता है। बात देखिए गलत, महारत लक्ष्य में दूसरे से कंपटीशन करने के लिए नहीं किया जाता। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हमने आपको समझाया, तो सेकंड वाला ही आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको महारत जो है और प्रदर्शन लक्ष्य समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भाई बहन के रिश्ते। अब बताइए, ये वाला ऑप्शन तो आप कर ही लोगे ना, इसको आपको गलत नहीं करना, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, है ना, ये तो पेडागॉजी है। भाई बहन के रिश्ते, तो भाई बहन के रिश्ते और माता पिता के रिश्ते थोड़ा अलग अलग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात तो ठीक है। सेकंड देखिए, माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंध जो है वो समान होते हैं। देखिए अलग होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स के साथ देखिए जो संबंध होगा वो अलग तरीके से होगा। जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं वो आप माता पिता से नहीं करोगे, जो आप माता पिता से करते हो वो आप फ्रेंड्स के साथ नहीं करोगे। तो ये जो समान लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट होगा। थर्ड में देखिए, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा नहीं है। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही माता पिता और साथियों के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बाकी नहीं निभाते हैं, ये बात गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बहुत भूमिका है ना। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंध जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दोबारा से देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आए हैं। तो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन देख के ही तुक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपको एक बार पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन क्या है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। देखिए बच्चों के बीच जो दर है, देखिए हमें समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्लास थोड़ी लंबी होगी। अगर चीजों को आप समझोगे, ऑप्शन टिक करा देंगे तो कहेंगे आप रट के आई हैं, तो समझाना तो पड़ेगा ही ना। देखिए बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। तो दर क्या होती है, रेट क्या होता है। देखिए दर यहाँ इंग्लिश में दिया होगा, देखिए रेट दिया हुआ है क्या, हजरसन में एग्जिस्ट इन, देखिए ये रेट दिया हुआ है ना। जो दर होती है वो भिन्न होती है। जैसे आप यहाँ, आप यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, देखिए आपका जो इन्वायरमेंट होगा, आप जिस तरह से पल रहे होंगे और जिस तरह के लोग दिल्ली में, अमेरिका में है ना, कहीं अदर कहीं है, उनका जो देखिए वो जिस तरह से पल रहे होंगे वो अलग होगा, उनका दर अलग होगा। आप देखिए, आप आराम से बेड पे बैठ के क्लास देख रहे हो, लेकिन कोई बच्चा होगा वो तरस रहा होगा, मेरे पास फोन होता मैं भी पढ़ लेता। अभी आपके पास फोन है तो आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। जो चीजें आपके पास नहीं होंगी उसकी वैल्यू आपकी समझ में आएगी, है ना। जरूरत यही होती है इंसान की जरूरत। जो पहले देखिए टाइम के पहले बहुत छोटे छोटे बच्चे देखिए काम करने लगते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, तो उनका देखिए वो कैसे पढ़ रहे हैं और आप कैसे रह रहे हो। तो दर जो है वो सबकी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि इंसान छोटे से बड़ा होगा तो सबका रेट एक ही तरीके का होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए दर जो है वो सबकी अलग होती है। हो सकता है आपके 2 साल में दांत आ जाए, किसी के 1 साल में दांत आते हैं, है ना। तो दर सबकी अलग होती है। कोई बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई 2 साल तक नहीं बोलता, उसकी दवा करानी पड़ती है। तो दर जो है वो सबकी अलग अलग होती है। रेट जो है वो सबका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 1 ही साल में बोलना सीखेगा या 1 ही साल में सबके दांत आ जाएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है ना। तो दर सबकी अलग होती है, ये बात ठीक है, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये ठीक है, क्योंकि आपने देखिए
डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। आनुवंशिकता और वातावरण में हमने क्या पढ़ा था, D = हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, इंटू होता है बीच में, ठीक है, यहाँ पे इंटू होता है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है ये, ना कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है। तो दोनों की अंतःक्रिया का जो है वो अंतःक्रिया का एक परिणाम होता है, वही बात यहाँ पे कही गई है। देखिए परिणाम में यही कहा जा रहा है, कारण में यही कहा जा रहा है, ये विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये बात भी ठीक है, तो दोनों बात ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हम देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है। देखिए फोर्थ में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ये जो बातें यहाँ पे कही गई हैं। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आपको देखिए बच्चे का जो है वो बाल्यावस्था में देखिए उसका पूर्ण जो भाषा विकास है वो हो जाता है। अगर आपको ठीक से वातावरण नहीं रहेगा, वातावरण से वंचित रह जाओगे, तो हो सकता है आपको बाद में जो है भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई हो, ये बात ठीक है। ऑप्शन इसके लिए देखेंगे, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर होता है। ये नहीं है कि आपके पापा को अच्छा, आप हो सकता है आपके पापा इंग्लैंड में रहे हो, उनका भाषा विकास उस तरीके से और आप यूपी में हो, तो आप इंग्लिश तो नहीं बोलने लग जाओगे ना, कि आपके जो आनुवंशिक है ना, जो हेरिडिटी से आपको मिलेगा, आपके पापा इंग्लिश बोलते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो, तो ये जरूरी नहीं है। ये आनुवंशिकी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं करता। हमने आपको बताया भी, जो विकास होता है वो हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, ना कि एक पे किसी एक पे निर्भर होता है। सेकंड में देखिए कहा जा रहा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। ये बात तो ठीक है, सेकंड ठीक हो सकता था, लेकिन देखिए उसके आगे विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। फोर्थ में ये कहा जा रहा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। बिल्कुल, जो बच्चा देखिए, बच्चा अगर प्रारंभिक शुरुआती वर्षों में, यहाँ कहा जा रहा है ना, शुरुआती वर्षों में अगर वंचित रह गया भाषा सीखने में, तो उसने बाद के जीवन में भाषा सीखने में कठिनाई होगी। तो इस जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन, ये सेकंड वाला भी गलत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ में ये देखिए भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अगर बच्चा जो है शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए वातावरण से वंचित रह जाएगा, तो उसे बाद में भाषा चुनने में कठिनाई होगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभी 15 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी करें, है ना, ज़्यादा समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इन सब से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हो को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है थ्योरी क्लास की, अगर आप जाओगे देखोगे समावेशी शिक्षा की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से सारे कराए हैं। हमने थ्योरी पढ़ाई के बाद जस्ट सारे क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो आपको चाहिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आप आंतरिक रूप से अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो क्लास को जरूर देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लेके आएंगे, है ना। क्योंकि 90 नंबर अगर आपका आ रहा है पेपर में तो आप पास आउट हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, जरूर नहीं है आप किसी स्टेट के लिए अगर पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो तो जरूर नहीं है वहाँ वैकेंसी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यूपी ले सकते हो, यूपी में भी प्राइमरी की कोई भी वैकेंसी अभी 6 साल से आई नहीं है ना। प्राइमरी की तो देखिए सुपर टेट हो ही नहीं रहा है, तो केवल यूपी टेट आप 82 नंबर लेके आए हो। क्योंकि देखिए 90 नंबर आपको लाना होता है अदर स्टेट के लिए। अगर अदर स्टेट में कहीं भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप यूपी से हो, बिहार में, दिल्ली में वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ आपका सीटेट में 90+ नंबर होना चाहिए, ये बात आपको पता होगी। तो कोशिश करें कि 90 नंबर प्लस ऊपर आपका नंबर आए, ठीक है, 90 के ऊपर आपका नंबर आए, ताकि कहीं वैकेंसी आए तो आप जाए नहीं, बार बार बैठ के सीटेट ना देते रहें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम फिलहाल पढ़ रहे थे। तो वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे? उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके उच्च ग्रेड देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा, क्यों कहा जा रहा है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये बात गलत है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके उच्च ग्रेड दोगे आप। अब हाई स्कूल का बच्चा उसे आप इंटर लेवल का दे दोगे,
इसलिए सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। दंड तो बिल्कुल भी गलत है, तो थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो ये बात आपकी करेक्ट होगी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का अंतर्निहित सिद्धांत विश्वास करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है, मानक निर्देशों पर ध्यान दिए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सेकंड में कहा जा रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। देखिए, कोई भी ऑप्शन जो विद्यार्थी के हित में ना हो वो ऑप्शन गलत होता है। तो शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं होता है, शिक्षार्थी सक्रिय होता है। ठीक है, एक बारी को शिक्षक निष्क्रिय हो सकता है, बट जो है शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड में कहा जा रहा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये बात ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। देखिए, शिक्षार्थी कम जानते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, आप कम जान सकते हो, शिक्षार्थी कम नहीं जानता। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो जो बच्चे के हित में हो वही ऑप्शन आपका 90% करेक्ट होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स है अमन, वो समस्या समाधान से जूझ रहा है, तो उसके कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक उसकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल बात ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है उसे कह करके समस्या को सुलझाना छोड़ दे। भैया उसको समस्या नहीं आनी तो आप कह दोगे टीचर हो तो कह दो समस्या ही छोड़ दो, ये बात तो गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड देखिए, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। उसे आप कह दोगे कि प्रयोग ही ना करो, सोचो ही नहीं, ये बात आप कह दो। हतोत्साहित में तो देखिए निगेटिव वर्ड होता है हतोत्साहित, प्रोत्साहित वर्ड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे प्रोत्साहित लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे हतोत्साहित लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। उससे डायरेक्ट आप उत्तर प्रदान कर दोगे, ये बात भी गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ बच्चा एक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है, सजा और शर्मिंदगी के डर पर, यह बात तो गलत है ना, ये बात गलत है। सेकंड में कहा जा रहा है सहकारी अधिगम, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये ठीक है। माध्यमिक कक्षाओं के अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। थर्ड में कहा जा रहा है प्रतिस्पर्धा लोकाचार, भाई हम करेंगे कंपटीशन करो दूसरे से, ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। अनुबंधन और पुनर्बलन ये सीटेट में है नहीं कहीं, फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 11 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, देखिए लेव वाइगोत्स्की आपके किस पे महत्व दी है, सीएल सोशल कल्चर और क्या लैंग्वेज है ना, समाज और संस्कृति भाषा, ये तीन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि प्रकृति में मानना है कि विकास जो है वो कैसे होता है, प्रकृति में असंतत है। ये आपके प्याजे बात करते हैं। देखिए विकास जो है असंतत कौन बोलेगा, जो स्टेजेस में बात करेगा, तो वाइगोत्स्की कोई भी स्टेज नहीं दिए हैं। वो कह है कि बच्चे को छोड़ दो समाज में वो सीख जाएगा, और लेकिन वाइगोत्स्की आपके स्टेजेस में बात करते हैं कि प्री ऑपरेशनल में इतना होगा है ना, कॉन्क्रीट में इतना होगा, फॉर्मल में इतना होगा। तो ये बात वाइगोत्स्की का ये मानना नहीं था, फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, ये बात भी गलत है, आनुवंशिक की ये बात ही नहीं करते। थर्ड में कहा जा रहा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये भी गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, बिल्कुल सीधे समाज में है ना, बच्चे को समाज और भाषा समाज में छोड़ दो वो सीख जाएगा, ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया है। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, तो प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई है, कौन कौन सी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस दिए हुए हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 स्टेजेस प्याजे ने
दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या 4 भिन्न अवस्थाएं हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। ये बात तो गलत है ना। ये बात क्यों गलत है? कहा जा रहा है, देखिए ये तो कहा जा रहा है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृति, देखिए कोई भी संस्कृति हो, कहीं भी बच्चा जन्म ले रहा है तो वो पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था में ही है। ऐसा नहीं है कि अदर कहीं किसी और संस्कृति में बच्चा जन्म ले रहा है तो वो पहले बाल्यावस्था में आ जाएगा, उसके बाद शैशवावस्था में आएगा, या पहले किशोरावस्था आएगी उसके बाद बाल्यावस्था आएगी। तो कोई भी संस्कृति हो, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे ही होगा ना। तो ये बात कहा जा रहा है कि वहाँ भिन्न होगी तो भिन्न नहीं होती। सेकंड में कहा जा रहा है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है। ये बात भी गलत है। बच्चे के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। ये बात भी गलत है, जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। फोर्थ में कहा जा रहा है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पर्यटनों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात ठीक है ना, कि विकास जो है वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो इसका मतलब पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, फिर क्या वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो ये है, ये सार्वभौमिक, यही इसका पैटर्न रहेगा, अलग कहीं नहीं रहेगा, कोई भी संस्कृति हो। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ये आपको बताना है कि पियाजे की कौन सी सीमा है। वह संज्ञानात्मक विकास की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, तो ये इसकी सीमा नहीं है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, ये भी इसकी सीमा नहीं है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। भाई क्यों नहीं ध्यान रखता? जैविक भूमिका को ध्यान में रखता, तभी तो स्टेजेस में बात कही गई है। फोर्थ में कहा जा रहा है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी सीमा है, क्योंकि ये बात आपके वाइगोत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोबारा से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आए हैं, तो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, करना जरूर है पेपर में। प्रत्येक वर्ष लता, जो देखिए अभिकथन क्या है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, लता जो है वो कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। देखिए लता जो है वो शिक्षिका है और कक्षा 7 में, और वो कैरियर पर चर्चा करने के लिए महिला को, देखिए जेंडर को समझाया जा रहा है। देखिए महिला जो है वो गणित प्रोफेसर है और जो नर्स है वो पुरुष हैं, तो यहाँ पे क्या जेंडर को समझाया जा रहा है, तो ये बात तो ठीक है। कारण देखिए, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ये बात गलत है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये गलत क्यों है? देखिए यहाँ कहा जा रहा है लैंगिक अंतर जन्मजात होती है, ये तो जन्मजात नहीं है ना, कि बच्चा जन्म से ही पैदा होता है कि हम स्त्री हैं, कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, या हम पुरुष हैं, हम खाना नहीं बनाएंगे, तो ये जन्मजात थोड़ी ना होता है, ये तो समाज निर्धारित करता है ना, समाज के माध्यम से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज के माध्यम से नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मेरा गला बैठ गया, आपको समझाते समझाते फिर भी ना समझ में आए तब क्या ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, जो प्रगतिशील कक्षा होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जिसमें शिक्षार्थी होता है वो क्वेश्चनिंग करता है ना। तो इसमें कहा है कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। तो प्रगतिशील कक्षा कैसी रहेगी, फिर वो क्लास कैसी रहेगी। बी में कहा जा रहा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये बात ठीक है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी प्रगतिशील कक्षा में आ जाएगा। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी क्लासरूम में आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आ जाएगा, लेकिन अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नहीं आएगा। तो फर्स्ट आपका नहीं है, बाकी बी सी डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड में ये बात कही जा रही है, बी सी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी समस्याओं को क्या कहा जाता है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाती है ना। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, जेंडर रोल्स कहा जाता है, और इन्हें सीखा जाता है बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कावस्था में भी इन्हें सीखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, 25 आया। ठीक है, 25 में देखिए,
बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो बुद्धि के संदर्भ में आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। क्यों भाई प्रभावित होती है, ये बात तो गलत है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है भाई, प्रभावित होती है ना, प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गिफ्टेड पेरेंट्स है और उनका बच्चा एकदम मंद बुद्धि का हो जाएगा, ये तो है नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धि कारकों से प्रभावित ही नहीं होती भाई, प्रभावित होती है, थोड़ी बहुत होती है लेकिन होती है ना। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का परीक्षण ही एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे जो एकमात्र साधन लिखा हुआ है इसीलिए थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ ये बदल सकती है ना, तो समय के साथ ये बदल सकती है। हो सकता है आप यूपी में हो, कहीं और जाओगे, अगर जैसे आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा हो सकता है आपकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज हो सकती है, चेंज तो हो रही है। जैसे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, अगर आप 10 चोरों के बीच में रहे हो तो चोरों का दिमाग ही लगेगा, है ना। किसी और लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में रह रहे हो तो उस तरीके का दिमाग होगा। तो जैसे आपका इन्वायरमेंट होगा वैसे आपकी परवरिश होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोगों के साथ रखिए, जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ रहिए, है ना। ऐसा ग्रुप बनाइए 4 लोगों का, रोज प्रीवियस सेट सॉल्व करिए, फिर चारों लोग ग्रुप बनाइए, आपको कितना नंबर आया कितना नंबर। ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा वो होता है कि ये मुझसे ये इतना पढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं आएगा ना। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन जो हम लोग अभी सीटेट का पढ़ रहे हैं इसमें कंपटीशन को मना किया जाता है, ठीक है। तो 4 लोगों का जब ग्रुप बनता है ना, पढ़ाई में मोटिवेशन हाई होता है, थोड़ा पढ़ने का मन करता है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था ये आपको पता होगा, तो आप आंसर कर लिए होंगे। जीन पियाजे तो है नहीं, लेव वाइगोस्की भी नहीं है, और क्या है चार्ल्स स्पीयरमैन, ये भी नहीं है, तो बचे कौन, हार्वर्ड गार्डनर। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा की गई। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और कैरल गिल्गन इनकी क्या थी, स्टूडेंट्स थी। तो इन्होंने जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी दी है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत, इसकी आलोचना क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया हुआ था वहाँ कहीं भी स्त्री के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई थी, ठीक है। नारीवादी जो है ये दृष्टिकोण में इन्होंने नारी के कहीं भी स्त्री के बारे में बात नहीं किया था। जितनी भी इन्होंने थ्योरी दिया, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो पुरुष के बारे में ही उसी का एग्जाम्पल भी लिया गया है। तो ये क्योंकि देखिए दोनों की जो है वो नैतिकता अलग अलग होती है। देखिए जो स्त्री होती है वो देखिए केयरिंग होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा न्याय, उनका नैतिक अलग होता है, नैतिकता उनकी अलग होती है। तो ये बात कैरल गिल्गन ने इसकी आलोचना की थी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, तो उपेक्षा करने के लिए नहीं। विश्लेषण की मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, ये भी नहीं है। नैतिकता विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, ये भी नहीं है। फोर्थ में देखिए क्या कहा जा रहा है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। नारी के बारे में कहा, ये देखिए फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। यहाँ देखिए नैतिकता की बात की गई है, यहाँ पे देखिए नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, मेटाकॉग्निशन। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, तो ग्रेड और प्रतिपुष्टि ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। थर्ड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, तो याद करना बिल्कुल गलत होता है। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, तो निर्देश देने से यहाँ देखिए बच्चा एक्टिव नहीं है जितना कि सेकंड ऑप्शन में है, क्योंकि सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और प्रगति का मूल्यांकन करें, तो इसलिए सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखिए और कारण। अभिकथन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 5 क्वेश्चन हो गया होगा अभिकथन और कारण से। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के कल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल ये बात ठीक है।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षिका जब कोई भी कॉन्सेप्ट, जब कोई भी संकल्पना बताती है छात्र को, तो उसको चाहिए जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उदाहरण है वो, और जो उसके दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण है उसको अगर हम रिलेट करके बताएंगे तो बच्चा जो है वो समझ जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना। कारण क्या दिया हुआ है इसका देखेंगे, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं। भाई ये बात गलत होती है ना। अगर हम आपको जो भी अभी जो करवा रहे हैं क्वेश्चन, ये केवल जो टॉपिक में कहा जा रहा है वही कॉन्सेप्ट से केवल उदाहरण लेके बताएं तो हो सकता है चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम आपको आपसे रिलेट करके, आपके दैनिक जीवन से रिलेट करके बताते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, है ना। तो ये बात है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर उदाहरण जो है वो इसको भ्रमित करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गैर उदाहरण तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है ना। अभी आपको हम बताने लग जाएं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर उधर की बातें, तो हो आपका दिमाग एकदम से अभी एकत्रित हो जाएगा, जो चीज़ें बताएंगे एक बार में सेट हो जाएगा। और वही चीज़ें अभी हम कॉन्सेप्ट बताएं ना, तो वो चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में ना सेट हो। तो ये बात है। तो भ्रमित नहीं करती है वो, तो अच्छी से चीज़ें समझ में आती हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये बात कहाँ, फर्स्ट वाले में कहा जा रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर कर लें। देखिए, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, देखिए अधिगम के सिद्धांत क्या बताते हैं कि विद्यार्थी कब बेहतर सीखते हैं, जब शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर प्रस्तुत करे। पहले प्रतीकात्मक में फिर उसके भौतिक में, ये बात तो गलत है, उल्टा बताया जा रहा है यहाँ पे। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर आए जो विद्यार्थी को पहले से जानते हैं। ये भी यहाँ पे उल्टा है, पहले हम वो बताएंगे जो विद्यार्थी जानता है, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये बात यहाँ पे उल्टी है। देखिए, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप दें और फिर उनकी बारीकियों पर आए, ये बात ठीक है। पहले हम अवधारणा का संपूर्ण परिचय देंगे, उसके बाद उसकी बारीकियों पर आएंगे, ना कि पहले बारीकी बता देंगे तो बच्चा समझेगा ही नहीं। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, पहले तर्क का कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। यहाँ भी उल्टा है, पहले विचार तो सत्यापित करें, उसके बाद तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं को बताएं। तो इसका आंसर थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन सीडीपी के समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो या हमसे कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने अपनी तरफ से पूरी लगन से आपको पढ़ाया हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, ये अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर था, इसके पहले हमने जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट है देखिए 2024 की, आप जाके देख सकते हो। हम 2024 में आपका देखिए 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हम सॉल्व करवा देंगे, आप सॉल्व करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये बातें आपको पता होगी। और आपको चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है आप इसकी पीडीएफ निकलवा लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें वही करेगा जो आंतरिक रूप से क्या होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, वही कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सीडीपी नहीं भी पढ़ी होगी तो कम से कम पेडागॉजी तो आपको बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, और ये हमने जो आपको बताया था, ये जो बातें होती हैं, ये हमने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके देखिएगा। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट वीडियो ही आपको मिल जाएगी, तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। हमने पूरी बातें यहाँ पे बताई हुई है कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अभी अलग से बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वो टाइम पर मिलता रहे। ठीक है।